Hi, folks. So today we are going to start with General Management Part 3. So these are the contents, and then we will start with what is organizing. So let's start. Organizing, it's a function in which the synchronization and combination of human, physical, and financial resource takes place. Okay, यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन फिजिकल एंड फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है उसका होता है। फिर यहाँ पे करना क्या क्या होता है, आइडेंटिफाई करना होता है ऑफ एक्टिविटीज एंड डिवीजन ऑफ वर्क। देन आफ्टर दैट we have to classify also of grouping the activities together and assignment of duties. Then after that coordinating authority and responsibility relationships। ठीक है, तो ये सारा चीज है। उसके बाद प्रिंसिपल्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, ओरिएंटेशन टुवर्ड्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, सो देयर शुड बी यूनिटी अमंग ऑल द ऑब्जेक्टिव्स एट ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल लेवल। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग का क्या है, यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, तीन चीज का एक साथ सम्मिलन हो रहा है। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो है, पहला ओरिएंटेशन टुवर्ड गोल एंड ऑब्जेक्टिव, तो सब में यूनिटी होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन, एवरी डिपार्टमेंट शुड बी गिवन अ स्पेसिफिक वर्क टू बी परफॉर्म्ड। मैंने सबको काम, ऐसा नहीं है कि सब लोग सब चीज का जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ना हो, स्पेशलाइज हो। कोऑर्डिनेशन, all the activities of all the individuals and departments should be interlinked with each other। Delegation of authority and creation of responsibility, the superiors should pass on the authority to their subordinates, there should be a fixation of responsibility after the authority is delegated। ठीक है, तो अथॉरिटी वगैरह ये सबको प्रॉपरली डेलीगेट करना लोगों को, और जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके उसको देना, ताकि वो अकाउंटेबल हो अपने एक्शंस को लेके। Balance, there should be balance between authority and responsibility, centralization and decentralization, human and material resources, etc। Unity of command में क्या है, this principle suggests that subordinates should get orders only from one boss at a time। Span of control है, span of control indicates the number of subordinates under a manager, so number of subordinates under one superior should be appropriate so that he can manage them effectively। अब unity of command क्या है कि एक सबॉर्डिनेट को जो ऑर्डर्स है वो सिर्फ एक ही बॉस से मिलना चाहिए। स्पैन ऑफ कंट्रोल सेज कि जो भी नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स है एक मैनेजर के अंडर, वो अप्रोप्रिएटली डिफाइंड होना चाहिए ताकि वो उनको इफेक्टिवली मैनेज कर पाए। स्केलर चेन है, स्केलर चेन इज अ चेन ऑफ कमांड, ठीक है, और अथॉरिटी। जैसे ई से ए तक जाना, तो ई टू डी, डी टू सी, सी टू B and B to A, that is the rule of scalar chain। So it flows from top to bottom, and with a chain of authority available, wastages of resources are minimized, overlapping of work is avoided। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट एनी चेंज कैन बी इनकॉर्पोरेट। ऐसा नहीं है कि हाँ एक बार डिजाइन कर दिया तो उसी पे, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। बेनिफिट क्या है, वेल डिफाइंड जॉब, स्पेशलाइजेशन है, ये होना चाहिए। क्लैरिफाइज अथॉरिटी, कोऑर्डिनेशन, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, facilitates growth and diversification, and human treatment of employees। ठीक है, ये हो गया। फिर प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टेप वन, पहले की व्हाट आई नीड टू डू, डिटरमाइनिंग द एक्टिविटीज। देन ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, जैसे डिपार्टमेंटलाइजेशन करना। स्टेप थ्री इज असाइनिंग देम ड्यूटीज, डेलीगेटिंग अथॉरिटी, जैसे कैन परचेज मैनेजर और डू ऑल द वर्क, नहीं। एंड देन सारे जो भी डेलीगेट किया गया उनके एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना। So the first step in organizing is to identify and enumerate the activities required to achieve the objectives of the enterprise। The various activities are then classified into appropriate departments and divisions based on the functions, products, territories, customers, etc। The individual group of activities are then allotted to different individuals based on their ability and aptitude। Responsibility जो हर एक individual का should be defined clearly to avoid duplication of work and overlapping effort। Every individual is given the authority necessary to perform the assigned task effectively। Authority delegated to a person should be commensurate with his responsibility, and the activities and efforts of different individual are then synchronized। Such coordination is necessary to ensure effective performance of specialized function।
तो ऑर्गेनाइजिंग चार्ट क्या है? एक डायग्राम है जो पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का दिखाता है, एज वेल एज द रिलेशनशिप्स एंड रिलेटिव रैंक्स ऑफ इट्स पोजीशन। तो मास्टर चार्ट एंड सप्लीमेंट्री चार्ट पे ये डिवाइडेड है। मास्टर चार्ट शोज द एंटायर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, whereas जो सप्लीमेंट्री चार्ट है इट शोज द डिटेल रिलेशनशिप्स, अथॉरिटी एंड द ड्यूटीज। तो पूरा एंटायर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मास्टर चार्ट में दिखेगा, बट सप्लीमेंट्री चार्ट पे डिटेल रिलेशनशिप, अथॉरिटी एंड द ड्यूटीज विद इन द प्रेस्क्राइब्ड एरिया ऑफ डिपार्टमेंट और मेजर कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टॉप डाउन चार्ट। So, in the top-down chart, highest position is shown at the top level, followed by other positions in the hierarchy. ठीक है, तो हाईएस्ट पोजीशन को ऊपर रखा जाएगा, उसके बाद फॉलोड बाय अदर पोजीशंस इन द हायरार्की। लेफ्ट टू राइट चार्ट में क्या होता है कि हाईएस्ट पोजीशन इज शोन एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, फॉलोड बाय अदर पोजीशन इन द हायरार्की फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट इज नॉट वेरी मच यूज्ड। एंड सर्कुलर चार्ट है, इन सर्कुलर चार्ट द सेंटर ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट पोजीशन, फॉलोड बाय अदर पोजीशंस इन द हायरार्की ऑन रेस्पेक्टिव सर्कल्स। So this, the closer the position is to the center, the more important it is. तो मान लो एक बड़ा सा सर्कल है, उसमें जितना पास कोई सेंटर के होगा वो उतना हायरार्की में ऊपर होगा, जितना दूर तो उतना पोजीशन उसका हायरार्की वाइज लो रहेगा। ऑर्गेनाइजिंग मैनुअल्स, सो इट इज द डिटेल्स अबाउट द ऑर्ग। Organizing manual is a repository for organization data commonly used by company managers. It enables him to visualize the company organization as a whole and to see his own responsibilities as part of the total picture. So manual should contain the following data. अब ये है कि डिटेल पूरा अच्छे से रखना, स्टेटमेंट, कंपनी ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी क्या है, ठीक है। फिर responsibilities and authorities at various levels, relationships among various level, delegation of authority existing in the organization, organizing method, rules and procedures, span of control at various level। इसमें लीडरशिप स्टाइल जो होता है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग मैनुअल में सिर्फ जो रिपोजिटरी है एक डेटा का, जिसमें कंपनी मैनेजर्स वो लोग यूज करते हैं, और इसमें सारा इंफॉर्मेशन रहता है जो कि जो मैनेजर आराम से विजुअलाइज कर सकता है एज अ होल, टू सी हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो क्या ऑब्जेक्टिव है, पॉलिसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अथॉरिटी क्या है, डेलीगेशन, ऑर्गेनाइजेशन, मेथड, रूल, प्रोसीजर, स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना है, वो सब चीज़ है। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड वर्क within which organizational activities are performed to achieve the objectives. An organization structure is a framework that through which management works to accomplish its objectives. It's primarily concerned with the allocation of duties and responsibilities and delegation of authority. ठीक है, सो नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या क्या है? कम्युनिकेशन, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड फॉर गुड कम्युनिकेशन। कोऑर्डिनेशन के लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन पीपल एट डिफरेंट लेवल एंड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ensures that there is a proper control by defining which position is controlled by which other position। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन refers to structure of well defined jobs having definite authority and responsibility। Features of formal organization, it is a structure of well defined authority and responsibility। यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर इज अ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप अमंग ऑल द पीपल। रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोड बाय ऑल द पीपल एंड इट इज स्टेबल इन नेचर। इट कम्स टू एन एंड ओनली आफ्टर क्लोजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मल है जिसमें एक प्रॉपरली अच्छे से वेल डिफाइंड रहेगा, एस्टैब्लिश्ड रहेगा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप रहेगा, रूल रेगुलेशन रहेगा, और ये स्टेबल होता है नेचर में। Informal organization, it is a network of personal and social relations existing in a formal organization. People in the organization do not always follow formal lines. Employees in one department know those in other department. In such cases, informal organizations get developed. Features of formal organization. So it is a network of personal and social relations existing in a formal organization. It is established to develop personal and social relations, and there is no question of granting authority and deciding responsibility as relations are social in nature. And there are no well-defined objectives to be achieved, no rules and regulations to be followed, and no need for coordination. It is not stable in nature. ठीक है, relationship can come to an end at any time। तो इमोशनली या रिलेशनशिप वाइज ये स्टेबल उतना नहीं होता है, और देर इज नो क्वेश्चन ऑफ ग्रांटिंग अथॉरिटी एंड डिसाइडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है,
ये है इनफॉर्मल, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये इनफॉर्मल है। तो यहाँ पे जो भी रिलेशनशिप है वो कभी भी एंड हो सकता है, इट इज़ नॉट स्टेबल इन नेचर। Pros and cons of informal organization. Informal work are also important to exist because it provides social satisfaction to the employees, helps the formal organization to get the work done, and the informal group develops a communication channel or system that is grapevine to keep its members informed about what management actions will affect them in various ways. Many astute managers use the grapevine to informally convey certain information about companies' action and rumors. They provide social control by influencing and regulating behaviors inside group. They act as a safety valve. Informal group provides a means for relieving tension and other emotional and psychological pressure by allowing a person to discuss them among friends openly and candidly. ये lighten करेगा management workload. This encourages delegation, decentralization, and it fill in the management capabilities. People help each others to fill in the weakness. ठीक है, तो ये प्रोज है एंड कॉन्स है ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ठीक है, इनको एग्जिस्ट करना है, और ये सेफ्टी वाल्व की तरह है। मान लो कि किसी को अपना टेंशन है वो हटाना है, तो जैसे मेरी टीम में है, हाँ मेरे को हटाना है, तो मैं बात करके अपना जो भी टेंशन या फ्रस्ट्रेशन है वो निकाल सकता हूँ। और ये जो वर्कलोड मैनेज करने के लिए लाइटन करना एंड फिल इन मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैव सम ड्रॉबैक्स आल्सो। Resistance to change. Role of conflict. What is good for and desired by informal group members is not always good for the organization. Doubling the number of coffee breaks and the length of the lunch period may be desirable for group members but costly and unprofitable for the firm. Rumors. Informal organization leads to lot of rumors which can cause disturbance in the company. ठीक है, तो ये ड्रॉबैक है, रेजिस्टेंट टू चेंज, रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड rumor. Conformity to social control. Social control also promotes and encourages conformity among social group members, thereby making them reluctant to act too aggressively or perform at too higher level. तो देखो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ड्रॉबैक क्या है, चेंज नहीं करेंगे उतना ज़्यादा। रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा कि हो सकता है कि हम लोग इतना कॉफ़ी ब्रेक पे जा रहे हैं तो जो भी डिज़ायरेबल वर्क आउटपुट है वो मिल नहीं रहा है, अनप्रॉफिटेबल हो जाएगा। फिर र्यूमर बहुत जल्दी फैलता है, और फिर कंफर्मिटी टू सोशल ग्रुप। तो मान लो किसी ने डिसाइड कर लिया कि हम उतना काम नहीं करेंगे, तो एक सोशल प्रेशर बना रहेगा कि हाँ ठीक है, एक यूनियन की तरह सब लोग एक साथ जो भी है फॉलो करेंगे। Forms of organization structures. We are going to study the following organization structures: line organization, line and staff; functional organization, divisional, matrix, team-based, committee, task force, free form, virtual, boundaryless। ठीक है, तो पहला है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सबसे ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम बॉटम फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल। ठीक है, अथॉरिटी सबसे ज़्यादा जो हायर मेंबर है, हायर अप्स है, उनके पास रहेगा। नीचे वालों के पास अथॉरिटी कम रहेगा, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे वालों के पास ज़्यादा रहेगा कि हाँ उनको काम करके देना है और ऊपर वाले को रिपोर्ट करना है, इस वजह से। सो टॉप विल गिव टास्क टू मी एंड वर्क इज डन बाय लोअर लेवल। ठीक है, सो देर आर डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप अमॉन्ग सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेंज एंड यूनिटी ऑफ कमांड इज स्ट्रिक्टली फॉलोड, कि हाँ उप एक से आ, मतलब एक एक करके ऊपर जाएंगे। एंड यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक जो सबऑर्डिनेट है उसको एक सुपीरियर से ही उसको मिलेगा कमांड। ऑल डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैव इक्वल स्टेटस। इट इज़ मेनली सूटेबल टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। एंड इसके कॉन्स क्या है, इट डज नॉट हैव स्पेशलाइज्ड स्टाफ टू एडवाइस ऑन कॉम्प्लेक्स मैटर्स। लाइन मैनेजमेंट हैज़ एक्सट्रीमली हाई अथॉरिटी विच कैन बी मिसयूज्ड। हाँ, तो ऊपर वाले उनके पास बहुत ज़्यादा पावर रहता है तो वो मिसयूज हो सकता है। Line and staff organization. This type of organization tries to combine the activities of line and staff executives. Line executives are doers and specialists, whereas the specialists are thinkers. ठीक है, तो लाइन एग्जीक्यूटिव में जो लोग काम कर रहे हैं वो करने वाले लोग हैं, और जो स्पेशलिस्ट है वो थिंकर है, मतलब उनको सोच के जो भी है एडवाइस देना, ये सब। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया चीफ एग्जीक्यूटिव, लीगल एडवाइजर, R&D मैनेजर। ये गिव द पॉलिसी और एडवाइस। वर्क इज डन बाय द लाइन, एंड अथॉरिटी ऊपर से नीचे ज़्यादा रहेगा, मतलब ऊपर ज़्यादा रहेगा नीचे कम हो जाएगा, तो ऊपर से नीचे कम होते जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर कम होते जाएगा। ठीक है।
Line managers have total authorities over those who report directly to them, but staff workers have primarily advisory authority. तो staff वाले हैं उनको बस advisory authority है. Their function is to create, develop, collect, and analyze shop information which flows to line workers in the form of advice. तो ये है. So there are two aspects of administration in this organization, that is planning and execution. तो ये हो गया. इसके बाद है कि it is mainly suitable for large organizations. Uh, it involves more cost and can lead of conflict between line and staff. Staff steals the show and any good performance is dedicated to them. Line may feel dissatisfied. तो देखो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है. लाइन वाले हैं जो डूअर्स हैं, और जो स्टाफ है वो बस थिंकर्स हैं, है ना. तो यहाँ पे जो थिंकर्स हैं उनको भी हायर करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट चाहिए, right? So it involves more cost and can lead of conflict between the line and staff. It is mainly suitable for large organizations. Expert का advice वगैरह चाहिए. Staff steals the show and any good performance is dedicated to them. Line may feel dissatisfied. उल्टा होगा कि लाइन वाले जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, तो जो भी है गुड परफॉर्मेंस वो उनको मिलेगा और स्टाफ वाले को नहीं मिलेगा. Functional organization. Functional organization is a midway between line and staff authority. In this entire department is created for a particular area of work, like marketing department, production department, etc. Manager from one department can give advice या order to person from other department, but only related to his or her functional area. So this form was introduced by F.W. Taylor to bring about specialization of management. तो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है जहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बना हुआ रहेगा. ठीक है. जैसे फंक्शन इज अ मिडवे बिटवीन लाइन एंड स्टाफ. यहाँ पे एंटायर डिपार्टमेंट इज क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ वर्क, जैसे ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सब. मैनेजर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट कैन गिव एडवाइस या ऑर्डर टू पर्सन फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट बट ओनली रिलेटेड टू हिज और हर फंक्शनल एरिया. दिस फॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय F.W. टेलर. जैसे ह्यूमन है तो वो अपना जो सबॉर्डिनेट, मतलब वहाँ पे जो सुपीरियर है वो अपने उसी डिपार्टमेंट के जो जूनियर है उनको दे सकता है. ठीक है. फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड फंक्शन. ईच फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय स्पेशलिस्ट. Superior specialist has a right to give orders relating to these specific functions suitable for large organizations. So divisional organizational structure. The divisional structure or product structure जो है consist of self-contained divisions. A division is a collection of functions which produce a product. For example, a company may have a footwear division, medicine division, and juices division. Each of these divisions would have a function such as marketing and finance. तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है. ठीक है. यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड इज नॉट फॉलोड इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे डिवीजन दिया रहेगा. अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन विच प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट से रिलेटेड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है. तो उसके डिपार्टमेंट्स अलग अलग उसके अंडर बने. जैसे फुटवेयर है तो फुटवेयर का अलग डिपार्टमेंट रहेगा, R&D, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सब देखने को. फिर कोई प्रोडक्ट भी है उसको देखने के लिए रहेगा. तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड विल बी फॉलोड बिकॉज एक डिपार्टमेंट है और एक प्रोडक्ट है, तो उसके अंडर जो लोग जो एडवाइस करेंगे वही रहेगा. बट फंक्शनल में क्या होता है कि यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है. यहाँ पे एक जो बॉस है, ऐसा नहीं है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो उसके पास एक ही बॉस रहेगा. हो सकता है कि एक स्टाफ है उसको फाइनेंस से भी रिक्वायरमेंट आ रहा है तो उसको उसको रिपोर्ट करना होगा. ठीक है. मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. यहाँ पे दोनों चीज क्लब हो जाता है, फंक्शनल और एडमिनिस्ट्रेशन. सो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्ट्रक्चर्स. इट कैन बी कॉम्बिनेशन of project organization and functional organization. Project organization structure is one in which divisions are created based on the projects undertaken by organization. ठीक है. Is one in which divisions are created based on the projects undertaken. So in matrix organization structure, the project manager is appointed for each project to coordinate the activities of the project. Personnel are drawn
from their respective functional departments. Project managers and functional managers work in close cooperation with each other. Authority of departmental managers flows downwards, whereas authority of project managers flows across. तो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो उनका लेफ्ट टू राइट जाएगा, बट जो डिपार्टमेंटल मैनेजर है जैसे प्रोडक्शन का मैनेजर है तो उसका जो अथॉरिटी है वो ऊपर से नीचे आएगा। दस ईच फंक्शनल स्टाफ हैज टू बॉसेस। ठीक है, हिज फंक्शनल सुपीरियर एंड हिज प्रोजेक्ट मैनेजर। जैसे प्रोडक्शन ग्रुप है, एक फंक्शनल स्टाफ है, इसके दो बॉस है, एक प्रोडक्ट मैनेजर को भी और एक प्रोजेक्ट मैनेजर, दोनों को मतलब करना है, फंक्शनल भी और एडमिनिस्ट्रेटिव भी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज़ अ हाइब्रिड एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। It offers more specialization as project managers and functional managers specialize in their areas. ठीक है, तो subordinates receive orders from two bosses, so unity of command or principle is not followed. तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्या है मैट्रिक्स? तीन है। एक है वीक या फंक्शनल मैट्रिक्स। अ प्रोजेक्ट मैनेजर विथ ओनली लिमिटेड अथॉरिटी इज असाइंड टू ओवरसी द क्रॉस फंक्शनल एस्पेक्ट्स। ठीक है, द फंक्शनल मैनेजर्स मेंटेन कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज। तो फंक्शनल जो है वो दे। फिर बैलेंस्ड है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है यहाँ पे इसको असाइन किया जाता है टू ओवरसी द प्रोजेक्ट। पावर इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द फंक्शनल मैनेजर। इट brings the best aspects of functional and projectized organization. However, this is the most difficult system to maintain as the sharing of power is a delicate proposition. A project matrix क्या है? Project manager is primarily responsible for the project. Functional managers provide technical expertise and assign sources as needed. So ये है तीन तरह के मैट्रिक्स होता है। फिर टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो team based organization vary from traditionally hierarchical directive organization. Team is small number of people with complementary skills who are committed to a common purpose, performance goals and approach for which they hold themselves and mutually accountable. ठीक है, तो टीम बेस्ड में है कि वो लोग एक ट्रेडिशनल हायरार्की, ये सब जो ट्रेडिशनल एक टीम होता है वैसा है। इसमें छोटा टीम होता है विद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हु आर कमिटेड टू अ कॉमन पर्पस। जैसे एक कोई कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करना, परफॉर्मेंस गोल्स एंड अप्रोच फॉर विच दे होल्ड देमसेल्व्स म्यूचुअली अकाउंटेबल। जैसे एक क्वालिटी सर्कल है। सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ टीम्स विच वी शैल डिस्कस बिलो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रॉस फंक्शनल, सेल्फ मैनेजिंग एंड वर्चुअल टीम। चार तरीके की टीम है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम में क्या है? A problem solving team, also known as corrective action team, is constituted to solve specific problems which an organization may be facing. Cross functional team में है कि cross functional team draws its members from different functional areas, particularly from those which have high interdependence. And the basic objective of cross-functional team is to make decisions and solve problems in those areas which cannot be done by a particular functional department. ठीक है, तो ये क्रॉस फंक्शनल टीम है। यहाँ पे पर्टिकुलरली वो सब एरिया पे हायर डिपेंडेंस है जहाँ पे डिसीजन या सॉल्व प्रॉब्लम्स इन दोज एरिया विच कैन नॉट बी डन बाय अ पर्टिकुलर फंक्शनल डिपार्टमेंट, इसलिए क्रॉस फंक्शन चाहिए। सेल्फ मैनेजिंग टीम एक तरह से लेजर हो गया जहाँ पे इसको ऑल्सो नोन एज एम्पावर्ड और सेल्फ डायरेक्टेड टीम सेट्स गोल्स एंड इंस्पेक्ट्स इट्स ओन वर्क, prescribes work schedules and review its performance. So virtual team uses information technology to tie together people in different parts of the world. Members interact among themselves using online communication devices. ठीक है, तो वर्चुअल टीम में क्या हुआ है? इट यूजेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू टाई टुगेदर पीपल। सेल्फ मैनेजिंग है कि खुद से वो कर रहा है, एम्पावर्ड और सेल्फ डायरेक्टेड टीम। वर्चुअल है कि हाँ वो लोग एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करके इंटरेक्ट कर रहे हैं। कमिटी एक फॉर्मल ग्रुप होता है जिसमें पीपल हु वर्क कलेक्टिवली डिस्कस डिसाइड एंड recommend solutions to the problem of a concern which possibly cannot be solved by an individual. तो बहुत से लोग मिल के आके एक प्रॉब्लम का जो है डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है, डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ कमिटी, स्टैंडिंग या एडॉक कमिटी या परमानेंट कमिटी। स्टैंडिंग या परमानेंट कमिटी नीडेड फॉर रेगुलर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो परमानेंट कमिटी एक रेगुलर प्रॉब्लम को मीट करने के लिए है। टेम्पररी कमिटी या एडॉक कमिटी इज फॉर्म्ड टू फेस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट इज अराइजिंग ओकेजनली। लाइन कमेटी या स्टाफ कमेटी, लाइन का पता ही है, डूअर्स हैं। स्टाफ होते हैं अपने थिंकर्स। तो इफ अ committee is vested with authority to decide and their decisions are implemented for sure, then it is a line committee. On the other hand, if a committee is appointed merely to counsel and advise, it is known as staff committee.
लाइन कमेटी है कि हाँ जो लोग वो डिसाइड कर रहे हैं वो तुरंत वो काम किया जा रहा है, तो लाइन कमेटी है। स्टाफ कमेटी है कि हाँ कभी कभी आके बैठ जाते हैं, कभी कुछ बोला तो हाँ ठीक है, हो रहा है नहीं हो रहा नहीं फर्क पड़ता, बट वो लोग जो एडवाइस दे रहे हैं तो उस हिसाब से जो वो कमेटी होती है उसको स्टाफ कमेटी बोला जाता है। एग्जीक्यूटिव कमेटी, इट इज अ कमेटी विच हैज पावर टू एडमिनिस्टर द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कमिटी, सच अ कमिटी is generally formed to coordinate the functioning of different departments. It consists of the representatives of different departments who meet periodically to discuss the common problems. Advantages क्या है कमिटी का? Pooling of knowledge, experience, motivation to people, innovation and brainstorming, representation of interest groups like backward classes, SC, ST, etc. Limitations क्या है ऑफ अ कमिटी? हाई कॉस्ट एंड स्लो डिसीजंस। ठीक है, तो कमेटी का एडवांटेज तो है कि हाँ पूलिंग होता है कि बहुत लोग, बड़े दिग्गज लोग आके बैठते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो प्रॉब्लम को कैसे डिस्कस करके सॉल्व करना है। और रिप्रेजेंटेशन होता है अलग अलग ग्रुप का, है ना। बट इसका लिमिटेशन ये है कि बहुत धीरे धीरे काम होगा और बहुत हाई कॉस्ट होता है कि कमेटी बिठाओ, ये सब लोगों को बुलाओ, फिर उनको जो है उनके लिए भी अरेंजमेंट करो। टास्क फोर्स क्या है? टास्क फोर्स इज अ स्मॉल ग्रुप, ठीक है, usually 4 to 12 people coming from different parts of an organization that brings together a specific set of skills to accomplish a short term task. तो एक अडॉक कमिटी की तरह है कि वो हमेशा तो नहीं रहेगा, कभी कभी मतलब एक स्पेशल काम को करने के लिए ही एक टास्क फोर्स बनाया जाता है। दे कैन इन्वेस्टिगेट, प्लान, रिसर्च एंड डू अ लॉट ऑफ एनालिसिस। ठीक है, टास्क फोर्स में हैव अ लॉन्गर टेन्योर एज कंपेयर टू एडॉक कमिटी। फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, ये डेमोक्रेटिक टाइप का है। फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरलिस्टिक, ऑर्गेनिक और एडॉक ऑर्गेनाइजेशन. It assumes that organization is open system and the basic task of the manager is to facilitate change in the organization. और ये चेंज होगा एज पर द रिक्वायरमेंट। की फीचर्स क्या है फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन आर गिवन बिलो, कि there is a small central group at the top which is relatively stable. It consists mainly planners and center of control and evaluation. Operating divisions are regarded temporary or permanent depending on the potential to generate profit. Therefore, there is no traditional superior subordinate relationship, and hence it puts emphasis on democratic values of the society such as equality. Free form organizations जो हैं are generally suitable for those industries which are working in highly dynamic environment. तो फ्री फॉर्म का देखो मतलब ये है कि एक डेमोक्रेटिक टाइप है जहाँ पे लोग अपने हिसाब से काम करेंगे। ये एक नेचुरलिस्टिक और ये ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिक और ये एडॉक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि चेंज हो सकता है अपने हिसाब से, एंड इट अज्यूम्स दैट ऑर्गेनाइजेशन इज ओपन सिस्टम। और बेसिक जो टास्क होता है मैनेजर का वो है कि फैसिलिटेट करना आराम से जो भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप नहीं होता है, और इसलिए यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यू को सच एज इक्वालिटी को एम्फोसिस दिया जाता है। फ्री फॉर्म है क्योंकि इट इज़ जनरली सूटेबल फॉर दोज इंडस्ट्रीज विच आर वर्किंग इन हाईली डायनेमिक एनवायरनमेंट, जो भी बहुत ज़्यादा हाईली डायनेमिक है उसमें फ्री फॉर्म के लिए यूज़ होता है। फिर देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्री फॉर्म, वर्चुअल एंड बाउंड्रीलेस। वर्चुअल में क्या है कि इट इज़ एन अलायंस, या ऐसा बोल सकते हैं इट इज़ also known as networked organization or modular organization. Virtual organization is one temporary network of independent organizations, suppliers, customers, and sometimes even competitors like linked by information technology to undertake a specified venture or share their skills. It can be adopted in unstable environment also. A virtual organization has the following characteristics. ये फ्लैट है, डायनामिक है, informal communication and multidisciplinary teams with varied strengths, vague organizational boundaries, goal orientation and sharing of information. बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये एक तरह का एक्सटेंडेड फैमिली है। इट वाज द टर्म दैट वाज कॉइन्ड बाय जैक वेल्च, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ जीई। बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे कोई भी चेन ऑफ कंट्रोल नहीं है, तो इट सीक्स टू एलिमिनेट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बाउंड्रीज एंड द बाउंड्रीज बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कस्टमर एंड सप्लायर्स। ठीक है, तो जो भी बाउंड्री होता है एक क्लाइंट या कस्टमर या जो वर्कर के बीच में, कोई उसमें बायसनेस नहीं होता है। इट डी एम्फसाइजेस द चेन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड डिपार्टमेंट्स विद इन द कंपनी एंड देयर इज नो हायरार्की। तो ये फ्री फॉर्म में तो ये किसी भी तरह से मूव कर सकता है, राइट, डेमोक्रेटिक अपने हिसाब से रहेगा। तो बाउंड्रीलेस है मतलब यहाँ पे कोई भी बाउंड्री नहीं है, ना ही बिटवीन क्लाइंट एंड ओनर या
जो भी काम कर रहे हैं एम्प्लॉय के बीच, एंड देर इज नो हायरार्की, द स्पैन ऑफ कंट्रोल इज अनलिमिटेड एज वन कैन टॉक टू एनी वन, इट इज ड्रिवन बाय द सेल्फ मैनेज टीम, सब लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, एवरी वन पार्टिसिपेट्स इन डिसीजन मेकिंग। और 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम यहाँ ये होता है, जॉब रोटेशन इज गिवन एम्फोसिस टू डेवलप मल्टी स्किल्स अमॉन्ग एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना है। बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट, वेयर एज वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज अलायंस बिटवीन two or more organizations to achieve certain objectives. Boundaryless organization relies heavily on information technology। ठीक है, ये भी है बाउंड्रीलेस, और वर्चुअल तो हमको पता ही है कि वो नेटवर्क्ड ऑर्गेनाइजेशन है। देयरफॉर सम पीपल आल्सो कॉल्ड इट टी फॉर्म टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो बाउंड्रीलेस को टी फॉर्म बोलते हैं, वर्चुअल को नेटवर्क्ड या मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और फ्री फॉर्म को नेचुरलिस्टिक ऑर्गेनिक या अडॉक ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। बाउंड्रीलेस कॉइन किया गया था बाय जैक वेल्च। ठीक है। देन व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इज अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो एज पर कंटिजेंसी अप्रोच, ठीक है, टू ऑर्गेनाइजिंग, देर इज नो स्ट्रक्चर सूटेबल फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इम्पैक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स। मतलब कोई एक कंटिजेंसी अप्रोच के द्वारा कोई भी एक सूटेबल नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स इम्पैक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंक्लूड्स एनवायरनमेंट, स्ट्रैटेजी, technology, size, and people. Environment, the organizational structure depends on the environment of the organization. Birds and Stoker have suggested mechanistic system for stable environment and organic system for dynamic environment. तो mechanistic है कि stable के लिए, और organic है organic system को use करना जब dynamic environment है। mechanistic versus organic models, तो यहाँ पे हाई स्पेशलाइजेशन, रिजिड डिपार्टमेंटल है, क्लियर चेन ऑफ कमांड, मतलब एक ट्रेडिशनल जो मॉडल होता है वैसा है। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉडल में कि क्रॉस फंक्शनल टीम्स, क्रॉस हायरार्कियल, फ्री फ्लो, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, डिसेंट्रल, लो फॉर्मलाइजेशन। तो ये सब ऑर्गेनिक मॉडल में है। ठीक है, तो अनस्टेबल या डायनेमिक जो है उसमें ऑर्गेनिक यूज करते हैं। स्ट्रैटेजी क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नीड्स टू बी इन लाइन विद स्ट्रैटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, अब उसके बाद स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या अडॉप्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन actions proceed in a sequence, new strategy formulation, emergence of new problems, a shift to a more appropriate structure। so टेक्नोलॉजी जो यूज करेंगे, जैसे यूनिट प्रोडक्शन हो गया, यूनिट प्रोडक्शन मींस प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स एज पर कस्टमाइजेशन बाय कस्टमर। मास प्रोडक्शन हो गया कि लार्ज बैच एंड मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सच सोप्स। फिर प्रोसेस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ materials that are sold by weight or volume, for example chemicals। It is generally believed that span of control for higher management is lower in unit and process production as compared to mass production। तो वहाँ पे span of control mass production में ज़्यादा रहेगा, लेकिन जो हायर मैनेजमेंट है उनका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है एक यूनिट के लिए वो कम होता है। ठीक है। फिर साइज, the smaller organization can work with simple organizational structure whereas large organization require complex structure। ठीक है, तो in large organization we need various supporting functions, जैसे staff function हो गया such as HR, legal, etc, whereas there is no need of such staff functions in smaller organization। in large organization there is high degree of formalization while making decisions, delegation of authority, etc. Whereas there is low degree of formalization in smaller organizations। People जो है, the type of people and perception of people also affects the organizational structure। In organization there are two kinds of people, framers and participants। तो साइज के हिसाब से बोल रहा है कि जो लार्जर ऑर्गेनाइजेशन है, देर इज हाई डिग्री ऑफ फॉर्मलाइजेशन व्हाइल मेकिंग डिसीजंस, delegation of authority, whereas there is a low degree of formalization in smaller organization। पीपल के लिए फ्रेमर होते हैं और एक पार्टिसिपेंट्स होता है। फ्रेमर मींस टॉप लेवल मैनेजमेंट हु फ्रेम पॉलिसी, इफ देयर परसेप्शन इज टुवर्ड्स थ्योरी एक्स देन सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होगा, अदरवाइज इफ फिलोसफी इज टुवर्ड्स वाई देन डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होगा। इफ दे बिलीव इन रिएक्टिव अप्रोच टू एनवायरमेंटल चेंजेस देन देयर ऑर्गेनाइजेशन विल बी मोर मैकेनिस्टिक। अगर डायनामिक रखेगा तो ऑर्गेनिक रहेगा। पार्टिसिपेंट्स मींस पीपल अदर देन टॉप लेवल मैनेजमेंट। So people can be grouped based on the needs. Skilled and professional workers need more autonomy and participation in decision making. So for them, organic system is more suitable. Unskilled workers may feel uncomfortable when things are not clear, so they will be happy in mechanistic, जिसमें already एक predefined process है, stable environment है। तो जो unskilled है उनको एक normal
क्लियर इंस्ट्रक्शन के साथ उनको दे दो। फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन refers to the process of grouping activities into departments. Division of lab creates specialists who need coordination. The coordination is facilitated by grouping specialists together in departments. Functional departmentalization में क्या है? Grouping activities by functions performed. Activities can be grouped into departments, for example, human resource, IT, accounting and manufacturing, logistics and engineering. The functions can be divided into basic and secondary functions. तो ये हो गया फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। बेसिक फंक्शन है कि these functions are known as organic function, and these are essential for the organization. For example, in a manufacturing organization, basic functions would be production and marketing. Secondary function में कि these are the ones which are derived from the basic functions. For example, marketing department may further contain sections for sale, market research. Staff function है कि department are created for performing those functions which provide support to basic functions. These are known as staff functions. Such functions are related to finance, human resource, information technology and legal matters. ठीक है। तो जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है, फंक्शन डिपार्टमेंटलाइजेशन, उसको तीन में बांटा हुआ है: बेसिक, सेकेंडरी एंड स्टाफ। Product department are grouping activities by product line. Tasks can also be grouped according to a specific product or service, thus placing all activities related to the product or the service under one manager. So customer departmentalization, grouping activities based on market served or distribution channel used. For example, based on distribution channels, pharmaceutical firm can be broken down into three departments that serve retail, wholesale, and government accounts. ठीक है। तो प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या है? ग्रुप ग्रुप एक्टिविटी करना बाय प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, मतलब जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसके हिसाब से डिपार्टमेंटलाइज करना। टास्क कैन ऑल्सो बी रीग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस, दिस प्लेसिंग ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट और द सर्विस अंडर वन मैनेजर। Customer departmentalization, grouping activities based on managers served or distribution channel used. For example, based on distribution channel, pharmaceutical firm जो है उसको तोड़ा जा सकता है, that serve retail, wholesale and government accounts. Geographic departmentalization, grouping activities based on territory. For example, Indian Railway has divided organization into four zones: north, south, east, west. Process departmentalization है कि grouping activities based on process involved in production. For example, an organization manufacturing textile create department for each process or manufacturing textile: spinning, dyeing, weaving, and finishing. Or divisional departmental when the firm develops independent line of business that operate as separate companies, all contributing to the corporation profitability. The design is called divisional departmentalization या एम फॉर्म। तो कस्टमर है कि कस्टमर के हिसाब से ग्रुप कर दिया, ज्योग्राफी के टेरिटरी के हिसाब से प्रोसेस है कि हाँ ठीक है जो भी प्रोसेस चल रहा है जैसे मैन्युफैक्चरिंग या वीविंग या फिनिशिंग उसके हिसाब से। और डिविजनल डिपार्टमेंट है कि फर्म डेवलप इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ बिजनेस दैट ऑपरेट एज सेपरेट कंपनीज। ठीक है, तो एक एक डिवीजन बना दिया। जैसे हो सकता है कि एक मार्केट का डिवीजन हो गया, मार्केट का नहीं, एक पर्टिकुलर डिवीजन हो गया एक प्रोडक्ट का। ठीक है, तो डिफरेंट प्रोडक्ट का डिवीजन हो गया, एक साथ मिला के वो लोग कुछ कर रहे हैं, तो वो चीज़ हो सकता है। एंड दैट इज इट। स्पैन ऑफ कंट्रोल इन द नेक्स्ट वीडियो।